वेलकम टू स्टडी टाइम। वी आर डूइंग एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सक्रीशन इन प्लांट्स पढ़ा था। लाइफ प्रोसेसेस का ये लास्ट लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं, जिसका लास्ट पार्ट है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो जैसे हमने प्लांट्स में पढ़ा था एक्सक्रीशन, लेकिन प्लांट्स जो हैं उनका स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना ह्यूमन बींग्स है। दैट्स वाई हमारा और उनका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है काफ़ी डिफरेंट है। तो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, body of human being is a complex organization, hence to carry out excretion we require excretory system composed of organs। ठीक है, बिकॉज ह्यूमन स्ट्रक्चर जो है इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। सबसे हायरार्की में सबसे ऊपर आते हैं हम ह्यूमन बींग्स, तो हमारा स्ट्रक्चर सबसे कॉम्प्लेक्स है, सबसे एडवांस्ड और इवॉल्व है। तो जो एक्सक्रीशन कैरी ऑन करने के लिए जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो एक से ज़्यादा ऑर्गन्स का बना है। Excretory system involves removal of waste products generally in liquid form, that is through urine। तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं एक्सक्रीशन और इजेशन में डिफ्रेंशिएट। इजेशन में सॉलिड वेस्ट बाहर निकलता है, एक्सक्रीशन में लिक्विड। तो लिक्विड में यूरिन पास करते हैं हम, तो यूरिन की फॉर्म में ही आपका सारा वेस्ट प्रोडक्ट जो निकलता है दैट इज जिस सिस्टम से होके जाता है दैट सिस्टम इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। Excretory system involves formation and removal of waste products, that is nitrogenous products in the form of urine। तो बेसिकली जो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या काम करता है उसमें आपको सिर्फ ये समझना है कि कैसे यूरिन फॉर्म होता है और कैसे यूरिन रिमूव होता है। बस ये सारा आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स है। एक्सक्रीटरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन एंड रिलीज ऑफ यूरिन। तो जैसे अभी बोला हमने, यूरिन का फॉर्मेशन और उसका रिमूवल, ये सारा जिसमें कंपोज होता है उसी सिस्टम को हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम कंपोज्ड ऑफ, अब हमने कहा था डिफरेंट ऑर्गन्स का है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं? पेयर ऑफ किडनीज, पेयर मतलब जोड़ा, यानी कि 2 किडनीज प्रेजेंट हैं, डबल ई नंबर, तो एक पेयर। देन पेयर ऑफ यूरेटर्स, ये भी पेयर में है। देन यूरिनरी ब्लैडर, ये सिंगल ही नंबर है, एक ही है। देन यूरेथ्रा, या इसी को यूरेथ्रियल पोल भी कहते हैं, ये दोनों सिंगल हैं, एक एक है नंबर में। और किडनी और यूरेटस 2 ईच, दैट्स वाई वी यूज द वर्ड पेयर। ऑल दीज ऑर्गन्स कलेक्टिवली रिजल्ट्स इन एक्सक्रीशन। तो ये सारे ऑर्गन मिलके पूरा जो हमारा एक्सक्रीशन का सिस्टम है उसको फॉर्म करते हैं। तो collectively these results in excretion। Now excretory और urinary system of man। तो ये इसका डायग्राम है, पहले समझ लेते हैं। किडनी, तो मेन और प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किडनी। ठीक है, एक्सक्रीशन सिस्टम का, एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो मेन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ऑर्गन है, दैट इज किडनी। 1 पेयर, एक जोड़ा है, यू कैन सी इट हियर। 1 पेयर ऑफ लार्ज साइज्ड रेडिश ब्राउन इन कलर एंड बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो ऑर्गन्स हैं उसमें सबसे बड़े साइज का है, पेयर में प्रेजेंट है, और कलर इसका रेडिश ब्राउन होता है, और शेप कैसी है? बीन की शेप है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। और कहाँ प्रेजेंट है? लोकेशन कहाँ है? इट इज़ प्रेजेंट इन अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, 1 ऑन ईदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। कहाँ प्रेजेंट है? जो हमारा एब्डोमेन, लोअर पार्ट स्टमक का जो होता है दैट इज कॉल्ड एब्डोमेन, उसके थोड़ा सा अपर वाले पार्ट में प्रेजेंट होती है। वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं, जो बैकबोन होती है हमारी। तो अगर पीछे से आप अपनी बैकबोन को टच करें तो बैकबोन के हल्का सा फ्रंट में है ना, बैकबोन के थोड़ा सा आगे दोनों साइड्स में प्रेजेंट है ये दोनों बीन शेप की आपकी किडनीज। कॉनकैविटी ऑफ किडनी कॉल्ड हाइलम। देखिए, जिस कैविटी में प्रेजेंट है, जो बीन्स है, जैसे हमने पढ़ा ना हर चीज़ एक कैविटी में, जैसे हार्ट आपका थॉरसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, तो वैसे ही जो आपकी किडनीज हैं जिस कैविटी में प्रेजेंट है, ये थोड़ा सा इनवर्ड अंदर की तरफ को मुड़ा होते हैं, ये जो कैविटी है नॉच टाइप होता है यहाँ पर, तो उसे ही कहते हैं हाइलम। नाउ किडनीज आर असिमेट्रिकल इन पोजिशन। क्या मतलब हुआ? दोनों एग्जैक्टली एक जैसी लोकेशन पे नहीं है, थोड़ा सा सिमेट्रिकल, एग्जैक्टली सिमेट्रिकल नहीं है, तो थोड़ा सा इनका पोजीशन जो है वो एक जैसा नहीं है। राइट वाली जो होती है वो थोड़ा सा नीचे होती है एज कम्पेयर टू लेफ्ट वाली। दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट, तो राइट वाली थोड़ा सा नीचे होती है। किडनीज आर असिमेट्रिकल इन पोजीशन, द राइट किडनी बीइंग स्लाइटली लोअर इन पोजीशन। ठीक है, राइट वाली जो है वो थोड़ा सा नीचे है, तो दिस इज वाई दे आर असिमेट्रिकल। अगर हम पोजीशन की बात करें, स्ट्रक्चर में सेम है। ओके, नेक्स्ट है ईच किडनी इज फॉर्म्ड ऑफ अबाउट 1 मिलियन यूरिनिफेरस
और रेनल ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन्स। क्या बोला हमने? जो एक किडनी है, ठीक है, एक किडनी के अंदर आपका ऑलमोस्ट मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हैं, ठीक है। इसे ही यूरिनिफेरस या रेनल ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। देखिए जैसे कार्डियक वर्ड हम यूज़ करते हैं हार्ट के लिए, ठीक है, प्लम्बो वर्ड यूज़ करते हैं हम पल्मोनरी, जैसे हमने पढ़ा था लंग्स के लिए। तो ये रेनल वर्ड भी आपका ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज का है, जिसका मीनिंग होता है रिलेटेड टू किडनीज। तो दैट्स वाई जहाँ पे भी रेनल वर्ड आएगा तो आपने समझ जाना है कि किडनी से रिलेटेड है ये वाला पार्ट। तो जो किडनी है वो मिलियन ऑफ नेफ्रॉन से मिलकर बनी है, एंड जो सारी नेफ्रॉन्स है किसकी वजह से जुड़ी हैं? हेल्ड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यूज़। तो टिश्यूज़ ऑलरेडी हमने पढ़े हैं, तो ये भी कनेक्टिव टिश्यू, जैसे ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो कनेक्टिव टिश्यू के वजह से ये सारी आपस में जुड़ी हैं। नेफ्रॉन्स आर कॉन्वुलेटेड इन आउटर पार्ट of kidney called renal cortex while run straight in central part of kidney called renal medulla। अब इसको फिगर से अच्छे से समझेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो लिखा है वो देखिए, जो नेफ्रॉन्स हैं उसका जो बाहर वाला पार्ट है ना, नेफ्रॉन जैसे एक पूरा स्ट्रक्चर है, तो उसका जो आउटर वाला पार्ट है वो कॉन्वुलेटेड मतलब मुड़ा हुआ है, जैसे फोल्डेड होता है ना आपका, ऐसे बहुत सारे फोल्ड्स हैं, तो कॉन्वुलेटेड है, मुड़ा हुआ है आउटर पार्ट्स में। और जिस पार्ट में ये प्रेजेंट है उस पार्ट को, किडनी के जिस पार्ट में ये प्रेजेंट है दैट इज़ कॉल्ड रेनल कॉर्टेक्स। और जो बाकी वाला पोर्शन है, सेंटर वाला पोर्शन है, वो बिल्कुल स्ट्रेट है, तो वो जिस पार्ट में प्रेजेंट है उस पार्ट को कहते हैं रेनल मेडुला, ठीक है। अभी आगे इसका फिगर भी देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं ये आपका पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ये दोनों आपकी किडनीज हैं, ये लेफ्ट वाली साइड है, ये राइट वाली साइड है। ऊपर यहाँ पे एडर्नल ग्लैंड है, जहाँ से ये सारा आपका कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में हम सिक्रेशन ग्लैंड्स वगैरह स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वहाँ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये बीन लाइक स्ट्रक्चर आपका किडनी है, और यहाँ पे ये जिस कैविटी में प्रेजेंट है दैट इज़ योर हाइलम। ये है आपके यूरेटर्स। तो जैसे हमने कहा था किडनीज भी पेयर में 2 होती हैं, वैसे यूरेटर्स भी 2 हैं पेयर में, ठीक है। ऊपर वाला पेल्विस वाला पार्ट है, यहाँ से आपका यूरेटर चल रहा है ये, और ये जो पूरे ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर है दीज आर यूरेटर, ये लेफ्ट यूरेटर और ये राइट यूरेटर। और दोनों यूरेटर्स जाके यहाँ पर इनकी ओपनिंग है, किस में ओपनिंग है? ये दिस इज योर यूरिनरी ब्लैडर, है ना, वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर सारा यूरिन इकट्ठा होता है, जिसके बारे में भी पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पे आके ये ट्यूब्स जो हैं ओपनिंग है इनकी, तो यहाँ से सारा जो यूरिन है इस सैक लाइक स्ट्रक्चर में यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है, एंड दिस इज यूरेथ्रा, जहाँ से कि आप इसको रिमूव कर देते हो, ठीक है। तो अभी हम पढ़ रहे थे यहाँ पे नेफ्रॉन के बारे में, आगे देखते हैं। ओके बच्चों, अभी हम किडनीज, हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स पढ़ रहे हैं। पहले हमने पढ़ा फर्स्ट किडनी के बारे में, उसमें हमने अभी पढ़ा कि उस किडनी जो है वो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से मिलकर बनी है एक किडनी, ठीक है। तो दोनों किडनीज में मिला के ऑलमोस्ट 2.25 के क्रॉस, इतने 2.25 मिलियंस के क्रॉस नेफ्रॉन्स होती हैं। नेफ्रॉन्स ऑफ किडनीज फॉर्म द यूरिन, जो हम कह रहे थे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कहाँ होती है, तो नेफ्रॉन्स फॉर्म करती हैं यूरिन विद यूरिया, उसमें काफ़ी पार्ट यूरिया का होता है, द मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट, सो मैन इज यूरियोटैलिक इन एक्सक्रीशन। तो हमने क्या बोला, जो हमारा यूरिन जो नाइट्रोजिनस वेस्ट निकलता है यूरिन में मेन, दैट इज़ यूरिया। तो हमने पढ़ा था अमोनिया निकालने वालों को क्या कहते हैं, यूरिया, या यूरिक एसिड वालों को क्या कहते हैं। तो बिकॉज हमारा मेजर जो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट है दैट इज़ यूरिया, दैट्स वाई जो ह्यूमन्स हैं दोज आर कॉल्ड यूरियोटैलिक इन एक्सक्रीशन, ठीक है, यूरियोटैलिक। ओके, सेकंड पार्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम का है यूरेटर्स। तो ये भी पेयर में है, देखा हमने स्ट्रक्चर में, पेयर ऑफ लॉन्ग, नैरो, थिन वॉल्ड एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। लंबे हैं, नैरो हैं, और इनकी जो वॉल है इनसाइड वाली वो काफ़ी पतली है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। विच स्टार्ट्स फ्रॉम द हाइलम ऑफ द किडनी, कहाँ से स्टार्ट होते हैं यूरेटर्स, ये भी पूछ सकते हैं। तो हाइलम ऑफ किडनी से स्टार्ट होते हैं, रन डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ आते हैं, एंड ओपन इन यूरिनरी ब्लैडर, और कहाँ इनकी ओपनिंग है, यूरिनरी ब्लैडर में। These conduct the urine from the kidney to urinary bladder by peristalsis, ठीक है। किस तरह से मूवमेंट होती है, जैसे हमने फूड पाइप में भी पढ़ा था, पेरिस्टालसिस वही आपका इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होना, देन रिलीज कॉन्ट्रैक्ट लाइक वाइज ना। तो इस तरह से जो मूवमेंट होती है, पैसेज होता है अंदर चीज़ों का, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है। तो यूरिन जो है वो किडनी से जाकर यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचता है, कौन सी प्रोसेस के थ्रू, कौन सी मूवमेंट के थ्रू, पेरिस्टालसिस के थ्रू। आफ्टर यूरेटर्स नेक्स्ट ऑर्गन है यूरिनरी ब्लैडर।
तो यूरिनरी ब्लैडर क्या है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर अभी हमने बात की थी। तो ये थिन वॉल्ड है, इसकी जो वॉल है काफ़ी पतली है, इलास्टिक है, पतली है वॉल इसीलिए इलास्टिक भी है, इलास्टिसिटी यानी कि स्ट्रेच हो सकती है, पियर शेप की है एंड डिस्टेंसिबल सैक, ठीक है, डिस्टेंसिबल मतलब फ्लेक्सिबल सैक, सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन। तो ये जो किडनीज हैं आपकी अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में होती हैं और ये जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है वो एब्डोमेन के लोअर पार्ट में प्रेजेंट है। इसका काम क्या है, टेम्परेली स्टोर करता है यूरिन को अंटिल द इंक्रीज इन प्रेशर एंड अर्ज फॉर एक्सपेलिंग। तो ये यूरिन आपका इकट्ठा होता रहता है क्योंकि थिन वॉल का है, इलास्टिक है, तो भरता रहता है। जब काफ़ी स्ट्रेच होने लगता है यानी कि जब इसके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है तब हमें अर्ज फील होती है कि हम यूरिन पास करें, ठीक है। वी गेट द फीलिंग ऑफ एक्सपेलिंग। जब हमें ज़्यादा प्रेशर से यूरिन आता है तो उस टाइम पे ये सैक बिल्कुल फुल हो गया होता है और काफ़ी प्रेशर में होता है। इट्स वॉल इज़ लाइंड विद स्मूथ इनवॉल्यूंटरी मसल्स, ठीक है। तो इसकी जो हमने कहा थिन लाइनिंग है अंदर से, तो वहाँ पे जो मसल्स हैं वो हैं आपके स्मूथ मसल्स और कैसी इनवॉल्यूंटरी, बिकॉज हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। जब यूरिन भरता जाएगा वो अपने आप स्ट्रेच करेंगी, जब यूरिन नहीं होगा तो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। तो इनकी जो मूवमेंट है वो कैसी है, इनवॉल्यूंटरी है। नेक्स्ट पार्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, यूरेथ्रा। ये एक मस्कुलर और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, मसल्स का बना हुआ है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो एक्सटेंड कहाँ से शुरू होता है, विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड। जैसे हमने कहा किडनीज ने वहाँ पे फॉर्म किया यूरिन, किडनी के बाद यूरेटर्स लेके आए उनको ब्लैडर तक, ब्लैडर से लेके बाहर तक कौन लेके जाएगा, यूरेथ्रा। इट कैरीज द यूरिन टू आउटसाइड। तो जिस पार्ट से यूरिन बाहर निकलता है बॉडी के, दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रा। ओके, नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यूरेटर्स जो हैं वो सिर्फ कंडक्ट करते हैं यूरिन को, जबकि जो यूरेथ्रा है वो कंडक्ट करता है यूरिन प्लस स्पर्म्स इन मेल, ठीक है। तो मेल में जो स्पर्म वाला पार्ट है वो यूरिन के साथ में कहाँ होता है, यूरेथ्रा कंडक्ट करता है, जबकि यूरेटर्स सिर्फ यूरिन को कंडक्ट करते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस। नाउ विल सी इन डिटेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, क्योंकि किडनी में हमने कहा जो मेन सारा यूरिन की फॉर्मेशन है, सब कुछ काम होता है वो कहाँ होता है, नेफ्रॉन में होता है। और एक किडनी में ऑलमोस्ट मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो एक नेफ्रॉन के बारे में हम स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर कैसा है और क्या क्या फंक्शन है इसका। तो नेफ्रॉन्स आर एक्सक्रीटरी और फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनीज, ठीक है। किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है, सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट है वो कौन है, नेफ्रॉन है। एंड ईच नेफ्रॉन इज फॉर्म्ड ऑफ टू पार्ट्स, दो पार्ट्स इसके, बोमेंस कैप्सूल एंड नेफ्रिक ट्यूब्यूल। तो उनको डिटेल में देखने से पहले थोड़ा सा डायग्राम से समझ लेते हैं, उसके बाद ये सारा मैं आपको रीड करके बताती हूँ। ओके, ये स्ट्रक्चर है आपका नेफ्रॉन का, नेफ्रॉन ऑफ ह्यूमन किडनी। ध्यान से देखेंगे स्ट्रक्चर को, इस तरह से यहाँ पे कप बना है, यहाँ पे थोड़े से फोल्ड्स हैं, ये सेंटर वाला पार्ट बिल्कुल स्ट्रेट है और यहाँ पे फिर से कॉन्वोल्यूटेड है, मुड़ा हुआ है और जाकर यहाँ पे मेन डक्ट में सब मिल रहा है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर को ध्यान से समझते हैं, सारे पार्ट्स को भी, लेबलिंग को भी। तो देखिए यहाँ पे है ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, रेनल वर्ड इज़ फॉर किडनीज, ठीक है। तो ब्रांच ऑफ आर्टरीज, जैसे आर्टरीज आपको पता है कौन सा ब्लड लेके आती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो मेन आपकी रेनल आर्टरी है, दिस वन, ठीक है, आर्टरी है काफ़ी, आपको यहाँ पे दिख रही है थिकन, तो आपने पहले पढ़ा है यहाँ पे आर्टरीज की फर्दर ब्रांचिंग से एट्रियोल्स बनते हैं, है ना, फिर बाद में जाके वो कैपिलरी से मिलती हैं जहाँ से वेन्स के साथ मिलती हैं, लाइकवाइज। तो यहाँ पे ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरीज है ये, यहाँ से ये देखिए एक पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ इस कप में एंटर हो रहा है और एक वाला पार्ट यहाँ से निकल रहा है। तो ये मेन आर्टरी है, इसकी ब्रांचिंग है, यानी कि इससे पतला वाला पोर्शन होगा, दिस इज एट्रियोल। तो ये जो इस कप में एंटर हो रहा है एट्रियोल, दिस इज कॉल्ड एफरेंट एट्रियोल, और जो इस कप से बाहर निकल रहा है दैट इज ईफरेंट एट्रियोल, ठीक है। जो एंटर हो रहा है दैट इज एफरेंट और जो बाहर निकल रहा है दैट इज ईफरेंट एट्रियोल। अब बीच में आपको दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारा कैपिलरीज का ऐसे गुच्छा टाइप, बहुत सारी कैपिलरीज है यहाँ पे इकट्ठी, ठीक है। तो मेन यहाँ रेनल आर्टरी से ब्रांचिंग के थ्रू एट्रियोल से होती हुई बहुत सारी कैपिलरीज जो हैं वो सारी की सारी इस कप टाइप स्ट्रक्चर में मिल रही हैं। तो ये सारी जो कैपिलरीज हैं इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। और ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल। तो सारा का सारा ब्लड यहाँ से कैपिलरी से होता हुआ यहाँ पे बोमेन कैप्सूल के में पहुँचता है,
ठीक है। ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल, इस सारी कंबाइंड बॉडी को हम कहते हैं मेलपीजियन बॉडी। मेलपीजियन बॉडी इट कंप्राइजेज ऑफ ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट जो मुड़ा हुआ है, ठीक है, दिस इज कॉन्वुलेटेड, मुड़ा हुआ कॉन्वुलेटेड। तो यहाँ पे एक पार्ट ये वाला मुड़ा है और एक ये वाला जो पास में आपका कॉन्वुलेटेड है, इसको बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी, प्रॉक्सिमल मतलब पास में, जो बोमेन कैप्सूल के पास में मुड़ा हुआ पोर्शन है दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। और जो से दूर जाकर ये वाला कॉन्वुलेटेड वाला पोर्शन है दिस इज कॉल्ड डिस्टल। डिस्टल मतलब एट अ डिस्टेंस, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। तो यहाँ बोमेंस कैप्सूल है, यहाँ से आपका पीसीटी है। पीसीटी के बाद अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है पीसीटी और डीसीटी वाला, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? रेनल कॉर्टेक्स में। ये वाला पार्ट, दिस होल पार्ट इज कॉल्ड रेनल कॉर्टेक्स। और इससे नीचे वाला पार्ट दिस इज कॉल्ड रेनल मेडुला। तो ये नीचे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से सारा आपका ब्लड यहाँ से होता हुआ आएगा। दिस इज योर, ये जो आपका लूप सा बन रहा है दिस इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले, इसमें एक लिम्ब नीचे की तरफ जा रही है, एक लिम्ब ऊपर की तरफ आ रही है। जो लिम्ब नीचे की तरफ जा रही है दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग लिम्ब, और जो ऊपर की तरफ आ रही है दिस इज कॉल्ड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है। दिस होल थिंग इज लूप ऑफ हेनले। इसमें नीचे की तरफ जाने वाली लिम्ब इज कॉल्ड डिसेंडिंग लिम्ब, ऊपर की तरफ आने वाली असेंडिंग लिम्ब। ओके। आफ्टर दैट यहाँ पीसीटी से होते हुआ यहाँ से ये मेन डक्ट है कलेक्टिंग डक्ट, जहाँ पे सारा इस तरह से बहुत सारे नेफ्रॉन्स आ रही होंगी, सारे की सारी इस कलेक्टिव डक्ट में अपना जो भी आउटपुट में आएगा वो सारा देगी यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे आता है सारा यूरिन। तो ये कलेक्टिंग डक्ट सारे यूरिन कंडक्ट करके आगे ब्लैडर के पास भेजती है थ्रू यूरेटर्स। अब किस तरह से फंक्शन होता है देखिए, यहाँ से सारा आर्टरी से ब्लड आ गया। अब वो सारा ब्लड जो है यहाँ पर, ये है मेन फिल्टरिंग यूनिट्स। तो सारा जो फिल्ट्रेशन का पार्ट है वो होता है बोमेंस कैप्सूल में, ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल यानी कि मेलपीजियन बॉडी में। दिस इज द अल्ट्रा फिल्टर यूनिट्स। तो सारी फिल्ट्रेशन होगी, इसका जो फिल्ट्रेट होगा नेफ्रिक फिल्ट्रेट जिसको हम बोलते हैं, नेफ्रॉन का फिल्ट्रेट, उसमें वाटर होगा, अमीनो एसिड्स, सोडियम क्लोराइड, बहुत सारे आयन्स, एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज, ये सारा जो फिल्ट्रेट में पार्ट होगा वो सारा यहाँ से आएगा। उसके बाद यहाँ से जाएगा ये पीसीटी से होता हुआ कॉन्वुलेटेड पार्ट से। अब ये वाला जो सारा पार्ट है यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शंस भी होती हैं। ठीक है। कुछ चीज़ें जैसे कोई वाला पार्ट है वो वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा, कोई मिनरल्स को रीअब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे सारे रीअब्जॉर्प्शन वाला पार्ट होता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपकी एफरेंट एट्रियोल और यहाँ से एफरेंट एट्रियोल है, इसके बाद यहाँ पे सारी की सारी यहाँ पे देख लो कि ब्रांचिंग हो रही है। सारी क्या है? कैपिलरीज हैं। तो सारी कैपिलरीज जो हैं वो सारा यहाँ से और इस तरफ से आ रही है आपकी ब्रांच ऑफ रेनल वेन। ठीक है। यहाँ से आर्टरी से होता हुआ सारा वापस कहाँ जाएगा? वेन में। तो यहाँ से सारी कैपिलरीज का स्ट्रक्चर होता है, सारा ब्रांचेस ही सारी। तो यहाँ पे ये सारी ब्रांच जो आपकी वेन की जो कैपिलरीज होंगी, कैपिलरीज क्या करती हैं? वेन और आर्टरी क्या कहते हैं इसमें, आर्टरीज को ज्वाइन करती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों के पार्ट्स मिले होंगे। तो यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन होती है। इस वाले पार्ट में आपका वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, इस वाले पार्ट में मिनरल्स रीअब्जॉर्ब होते हैं। तो इस तरह से सारा फिल्ट्रेशन का पार्ट चलता है। काफ़ी सारी चीज़ें वापस ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। और मैक्सिमम जो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन है यानी कि जिसमें ज़्यादातर आपका यूरिया वगैरह या अनवांटेड चीज़ें ज़्यादा होंगी, वाटर का कंटेंट कंपैरेटिवली कम होगा, वो सारा का सारा जो होगा यूरिन वो जाएगा आपका कलेक्टिंग डक्ट में और यहाँ से वो पास ऑन हो जाएगा। ठीक है। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ये आपको अच्छे से ड्रॉ करना और लेबल करना आना चाहिए। अब इसी सारी को जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया उसको थोड़ा देख लेते हैं कैसे लिखा है सारा, कैसे आपको ये लर्न करना है। ओके। तो अभी हमने पढ़ा नेफ्रॉन जो है वो उसमें मेनली दो पार्ट्स हैं, बोमेंस कैप्सूल और नेफ्रिक ट्यूब्यूल। बोमेंस कैप्सूल ऊपर वाला पोर्शन जो कप लाइक स्ट्रक्चर था, तो बोमेंस कैप्सूल क्या है? इट इज़ डबल वॉल्ड कप। ठीक है। डबल वॉल है इसकी, प्रेजेंट इन द रेनल कॉर्टेक्स। ठीक है। ऊपर वाला पार्ट दैट इज रेनल कॉर्टेक्स उसमें प्रेजेंट होता है। इट इज़ लाइंड बाय थिन एंड सेमी परमिएबल एपिथेलियम ऑफ फ्लैट सेल्स। अब जैसे हमने टिश्यूज़ वाले चैप्टर 9th क्लास में भी पढ़ा है, जो सारे आपके ऑर्गन्स हैं उसमें जो लाइनिंग होती है ना, वो ज़्यादातर एपिथेलियम की लाइनिंग्स होती हैं। तो ये भी लाइनअप है पतली सेमी परमिएबल एपिथेलियम सेल्स से।
इन द कैविटी ऑफ बोमेंस कैप्सूल देयर इज अ ग्रुप ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, अभी हमने देखा था बोमेंस कैप्सूल का जो कप लाइक स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारी कैपिलरीज जो हैं सारी मिलती हैं वहाँ पे आके। उन सारे ग्रुप ऑफ ब्लड कैपिलरीज को ही कहते हैं ग्लोमेरुलस, विच इज़ फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी से एट्रियोल, एट्रियोल से फर्दर डिविजन्स होके आपकी कैपिलरीज बनेंगी, तो उन कैपिलरीज के ग्रुप को ही ग्लोमेरुलस पे कहते हैं। बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेल्पिजियन बॉडी, या इसे ही हम रेनल कॉर्पसल भी कहते हैं। ये भी याद रखना आपने, मेल्पिजियन बॉडी और रेनल कॉर्पसल वन एंड सेम थिंग। ग्लोमेरुलस एक्ट्स एज अ अल्ट्रा फिल्टर एंड इज द साइट ऑफ फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, जो नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर है उसमें सबसे ज़्यादा जो फिल्ट्रेशन है, फिल्टर या अल्ट्रा फिल्टर किसको कहते हैं, तो ग्लोमेरुलस को कहते हैं। जो ग्रुप ऑफ ब्लड कैपिलरीज है वही अल्ट्राफिकेशन का काम करती है। इन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन large amount of water along with certain useful compounds and certain harmful wastes are filtered out into Bowman's capsule। तो हमने क्या कहा, ग्लोमेरुलस यानी कि जो ब्लड कैपिलरीज का ग्रुप है वो अल्ट्राफिकेशन करेगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करेगा। तो फिल्ट्रेट जो उसका बनेगा उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर तो होता है, साथ में कुछ एक यूजफुल कंपोनेंट्स और कुछ हार्मफुल वेस्ट भी होते हैं। वो सारा फिल्टर होकर कहाँ जाता है, बोमेंस कैप्सूल में। द फिल्ट्रेट सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर और नेफ्रिक फिल्ट्रेट। तो उसको बेसिकली हम नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहते हैं, यानी कि नेफ्रॉन से जो फिल्टर होके आया है। इन अ नॉर्मल अडल्ट पर्सन रेट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कॉल्ड GER इज 125 ml पर मिनट। क्या बोला हमने कि जो हमने कहा फिल्ट्रेशन हो रही है ना, अल्ट्रा फिल्टर है जो आपका, तो ये जो फिल्ट्रेशन का रेट है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 125 मिलीलीटर एक मिनट में इतना फिल्टर होता है। सो अबाउट 170 to 180 लीटर्स ऑफ नेफ्रिक फिल्ट्रेट इज फॉर्म डेली। ठीक है, तो इतना फिल्टर जो है ऑलमोस्ट एक पूरे, क्योंकि इस रेट पे आपका कैलकुलेट करो तो ऑलमोस्ट इतना आपका पर डे एक दिन में पूरा इतना फिल्ट्रेट होता है, इतना नेफ्रिक फिल्ट्रेट, क्योंकि वो फिल्ट्रेट होता है फिर से रीअब्जॉर्ब होता है, फिल्ट्रेट होता है, तो पूरा एक दिन में हम काउंट करें तो ऑलमोस्ट इतना बनता है। ये था आपका फर्स्ट पार्ट बोमेंस कैप्सूल। सेकेंड पार्ट है नेफ्रिक ट्यूब्यूल, जो नीचे वाला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इट इज़ अ लॉन्ग एंड क्वाइल्ड एंड इज फॉर्म्ड ऑफ 3 पार्ट्स। ठीक है, लंबा है और उसमें क्वाइलिंग भी है, और ये फर्दर 3 पार्ट्स हैं इसके। पहला है PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। इट इज़ द कॉन्वुलेटेड पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। मुड़ा हुआ पार्ट जो है नेफ्रॉन का है, ये लाइज इन द रेनल कॉर्टेक्स। कहाँ प्रेजेंट है, रेनल कॉर्टेक्स में। एंड इट इज़ द मेन साइट ऑफ सिलेक्टिव फ्री एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, कैल्शियम, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एक्सेट्रा फ्रॉम द नेफ्रिक फिल्ट्रेट। अभी हमने क्या कहा, नेफ्रिक फिल्ट्रेट में कुछ यूजफुल कंपाउंड्स भी हैं, कुछ हार्मफुल वेस्ट भी हैं। तो जो यूजफुल कंपाउंड्स हैं उनको रीअब्जॉर्ब करना है, वो तो बॉडी से वेस्ट नहीं होने चाहिए। तो जो फर्स्ट साइट है, पहली साइट है रीअब्जॉर्प्शन की, वो कौन है, PCT। तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे होती है, क्योंकि सिलेक्टिव परमेबल है ये, तो इसमें आपके सोडियम, कैल्शियम, ग्लूकोज, एमिनो एसिड ये सारे जो है नेफ्रिक फिल्ट्रेट में से वो सारे यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होते हैं। नेक्स्ट पार्ट है लूप ऑफ हेनले, जो नीचे का मुड़ा हुआ पार्ट था, दैट इज लूप ऑफ हेनले। ये यू शेप का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट होता है रेनल मेड्यूला में। अभी बताया था मैंने आपको, ऊपर वाला पार्ट रेनल कॉर्टेक्स है जहाँ पे आपका PCT और DCT प्रेजेंट होती है, नीचे वाला पार्ट रेनल मेड्यूला है जिसमें लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होता है। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ 2 लिम्स, इसमें 2 लिम्स हैं, थिन वॉल्ड डिसेंडिंग लिम और थिक वॉल्ड असेंडिंग लिम। जो नीचे की तरफ लिम जा रही है वो थिन है, काफ़ी पतली है डिसेंडिंग वाली, और जो असेंडिंग ऊपर की तरफ आ रही है वो काफ़ी थिक वॉल्ड है। जो डिसेंडिंग लिम है वो परमिएबल है वाटर के लिए, बट इम्परमिएबल है मिनरल्स के लिए। क्या बोला, उसमें से पानी तो अच्छे से अंदर बाहर आ जा सकता है, परमेबिलिटी है उसके लिए, लेकिन मिनरल्स जो हैं वो नहीं आपके आ सकते, क्योंकि उसके लिए क्या है, इम्परमिएबल है। तो कौन कौन से मिनरल्स के लिए, सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा आपका नमक का पार्ट होता है जो आपका फिल्ट्रेट होता है उसमें, तो उस जो भी मिनरल्स हैं उनको यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं मिलती। लेकिन जो आपकी असेंडिंग लिम्ब है वो उल्टा है, वो इम्परमिएबल है पानी के लिए, लेकिन परमिएबल है सॉल्ट्स के लिए, मिनरल्स के लिए। इट कॉन्सेंट्रेट्स द यूरिन।
तो ये जो ऊपर वाली लिम्ब है ये क्या करती है, क्योंकि ये पानी को अंदर एब्जॉर्ब नहीं करती, तो ये बाकी सारे मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है। उसकी वजह से जो यूरिन है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड मतलब डाइल्यूट का उल्टा ना, डाइल्यूट होता है जिसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और जिसमें पानी की क्वांटिटी कम होती है उसे हम कॉन्सेंट्रेटेड बोलते हैं। तो यहाँ पे यूरिन में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है कि उसमें ज़्यादा मिनरल्स हैं, जो अनवांटेड पार्ट है वो भी सारा उसमें ज़्यादा है। थर्ड पार्ट आता है आपका डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, DCT, डिस्टल एट अ डिस्टेंस, जो दूर वाला है, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। इट इज़ कॉन्वुलेटेड पार्ट एंड लाइज इन द रेनल कॉर्टेक्स. इट opens in the collecting tubule. Most of the water from the nephric filtrate is reabsorbed through the wall of DCT and collecting tubules. ध्यान से देखना है, आपका जो ये DCT है उसमें आपकी मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन किसकी होती है, पानी की होती है। ठीक है, तो सारा जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है उसमें से, क्योंकि इतना सारा पानी होता है उसमें, अगर वो सारा ही बॉडी से निकल जाएगा तो वैसे डिहाइड्रेटेड बॉडी हो जाएगी। तो मैक्सिमम पानी का कंटेंट जो है वो यहाँ पे रीएब्जॉर्ब होता है। और उसके बाद ऑफ DCT एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है ना, जो भी सारे ट्यूब्यूल्स मिल रही हैं आपकी जाके कहाँ पर, कलेक्टिंग डक्ट में, तो उन सब से जो पानी की एब्जॉर्प्शन है वो DCT में होती है। ठीक है, और उसके बाद जो भी आपका ये कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन फॉर्म हुआ है ये आपका नेफ्रॉन से होके, सारी नेफ्रॉन जो है कलेक्टिव डक्ट में मिलेंगी, वहाँ पे मिलेगा, और वहाँ से जाएगा आपका कहाँ पे, यूरेटस के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में, और जहाँ से आप इसको रिमूव कर दोगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द नेफ्रॉन। ओके, नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का आपका हीमोडायलिसिस, जिसे हम आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। आपने सुना होगा काफ़ी सारे लोगों की किडनी ख़राब हो गई है, किडनी वर्क नहीं कर रही है, तो आर्टिफिशियल किडनी जब तक कि उनको अगर बहुत ज़्यादा डैमेज्ड है तो वो ट्रांसप्लांट करके लगा सकते हैं दूसरे का ऑर्गन, अगर उनको प्रॉपर मैच की किडनी मिल जाए। अदरवाइज जब तक नहीं मिलती है, जब तक आपकी किडनी ठीक से वर्क नहीं करती, तब तक आपने डायलिसिस वर्ड सुना होगा ना। दिस इज एग्जैक्टली इज हीमोडायलिसिस। ठीक है, जिसे हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द नीड फॉर हीमोडायलिसिस? Kidneys are excretory and osmoregulatory in function and expels the nitrogenous waste etc. so as to maintain homeostasis inside the body. क्या क्या टर्म्स यूज़ की? किडनीज आर एक्सक्रीटरी, दैट वी नो, एक्सक्रीशन के काम आती है, एंड ऑस्मोरेगुलेटरी। ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग द कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड बाय रेगुलेटिंग द वाटर कंटेंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा। तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? जैसे कि बार आपका ऑस्मोटिक प्रेशर मान लो किसी वजह से ब्लड में कम हो गया, ठीक है, आपको पता है ना ब्लड प्रेशर कितना है हमारा, 80 लोअर वाला और 120 हायर वाला, सिस्टोल डायसिस्टोल पढ़ रखा है हमने ऑलरेडी। ठीक है, तो किसी वजह से अगर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर जो ब्लड में कम हो जाता है तो जो आपके ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं कहाँ होते हैं? आपके ब्रेन के हाइपोथैलेमस पार्ट में, जो आगे पढ़ेंगे हम ब्रेन के बारे में। तो वहाँ पे ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, उनमें पता चल जाता है कि प्रेशर कम हो गया, फिर तो जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वहाँ से जो सिक्रेशंस होती हैं उसको वो रोक देती है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है डाइल्यूट यूरिन बनता है, यानी कि हाइपोटोनिक, ज़्यादा उसमें पानी की कॉन्सेंट्रेशन होती है, जिससे कि ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर आप निकालते हो, एक्सक्रीट करते हो, और जैसे इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर यूरिन आपका निकलता है तो प्रेशर जो है जो पहले कम हो गया था फिर से वो नॉर्मलाइज कर जाता है। तो इस तरह से वाटर कंटेंट को रेगुलेट करके जो है ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखती है कौन? ये किडनीज। तो इसी को कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो किडनीज आर एक्सक्रीटरी एंड ऑस्मो रेगुलेटरी इन फंक्शन एंड एक्सपेल नाइट्रोजिनस वेस्ट सो एज टू मेंटेन हीमोस्टेसिस इनसाइड द बॉडी। तो हीमोस्टेसिस वर्ड हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जो आपका एक बॉडी में सारे फ्लूइड्स का बैलेंस बना के रखते हैं, दैट स्टेट इज कॉल्ड होम्योस्टैसिस। तो ये भी आपका किडनी से करती हैं। ओके, देन अ नंबर ऑफ, अभी हम पढ़ रहे हैं नीड फॉर हीमोडायलिसिस। तो अ नंबर ऑफ कॉजेज डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द किडनीज कॉल्ड रेनल इनएफिशिएंसी और रेनल फेलियर। रेनल मतलब किडनी, तो किडनी की इनएफिशिएंसी या उसका फेलियर हो जाना बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल सर्टन पैथोजेनिक इन्फेक्शंस, है ना, कोई डिजीज़ लग गया आपको पैथोजेंस की वजह से, या कोई इंजरी हो गई, या ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लड फ्लो, किसी वजह से ब्लड का फ्लो जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो ये सारे आपके रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से किडनी जो है वो ठीक से काम ना करे। इट रिजल्ट्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट सच एज यूरिया लीडिंग टू यूरेमिया विच इज़ अ जनरली फैटल। अब अगर आप किडनीज ठीक से वर्क नहीं करेंगी तो जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं कौन से? नाइट्रोजीनियस,
वो बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगे। तो अगर वो बॉडी के अंदर इकट्ठा हो गए, जैसे हमने पढ़ा था, हमें यूरियोट्रॉलिक हैं, यूरिया की फॉर्म में निकालते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। तो अगर यूरिया ज़्यादा हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाता है तो जो बीमारी हो जाती है दैट इज़ कॉल्ड यूरेमिया। और अगर ये ज़्यादा टॉक्सिक इकट्ठे हो गए बॉडी में तो इट इज़ अ फैटल डिजीज़, डेथ भी हो सकती है। So there is a need of an artificial kidney to remove such toxic compounds from such patients। तो इसलिए इस रीज़न की वजह से हमें आर्टिफिशियल किडनी की ज़रूरत है उन पेशेंट्स में जिसमें किसी भी वजह से रेनल इनसफिशिएंसी या रेनल फेलियर हो जाता है। ओके, अभी हमने देखा नीड फॉर हीमोडायलिसिस। अब जानते हैं हीमोडायलिसिस होता क्या है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम ब्लड while adding desirable substances into the blood through a semi-permeable membrane of a dialyzing membrane। ये एक वो प्रोसेस है जिससे अनवांटेड चीज़ों को हमें रिमूव करना है, सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, और जो भी आपके ब्लड में अच्छे वाले न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें चाहिए, डिज़ायरेबल सब्सटेंसेस हैं, उन्हें वापस ब्लड में भेजना। तो ये प्रोसेस जिसके थ्रू होता है उसे ही हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। Blood from an artery of the patient is passed through a dialyzing cellophane membrane of a dialyzing machine called artificial kidney। ब्लड किसी भी एक आर्टरी से, पेशेंट की किसी भी एक आर्टरी से सारा ब्लड निकालते हैं हम, और एक डायलाइजिंग सिलोफेन मेम्ब्रेन, जो कि अब बेसिकली हम जिसे डायलाइजिंग मशीन कहते हैं, ठीक है, उसमें डाल देते हैं। आर्टरी से निकाला हमने सारा ब्लड और एक मशीन में गो थ्रू किया, और उसे कहते हैं हम आर्टिफिशियल किडनी, जो वो मशीन होती है। लेकिन जैसे हम ब्लड निकालेंगे उसको इमीडिएटली कूल करते हैं टू 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर उस मशीन से वो पास होता है, उसमें मिक्स करते हैं हम एक एंटी कोगुलेंट जो है हेपेरिन। कोगुलेंट मतलब ब्लड को क्लॉटिंग करने में जो हेल्प करता है, एंटी मतलब जो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प नहीं करता, क्योंकि क्लॉटिंग हो जाएगी तो उस मेम्ब्रेन में से वो प्रॉपर्ली पास नहीं करेगा। तो दैट्स वाई वी ऐड दिस हेपेरिन, जिसकी वजह से उसकी जो थिकनेस है वो कम हो, सो दैट कि वो ईजिली फ्लो कर सके। नाउ डायलाइजिंग मेम्ब्रेन जो है उसमें पोर्स होते हैं, ठीक है, वो आपकी पोरस है, ये परमेबल होती है, सिलेक्टिवली परमेबल, लेकिन इसमें पोर्स ऑलमोस्ट उतने ही होते हैं जितने कि ग्लोमेरुलस में होते हैं, ठीक है। डायलाइजिंग मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स इक्वल टू दोज ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंड एक्ट्स एज अ सुपर फाइन स्ट्रेनर। तो जैसे वो भी अल्ट्रा फिल्टर का काम करती है, ये भी यहाँ पे फिल्ट्रेशन का ही काम कर रही है। सुपर फाइन स्ट्रेनर, स्ट्रेनर मतलब छानना, तो छन्नी की तरह वो सारा उसमें से छान देती है, सुपर फाइन स्ट्रेनर की तरह वर्क करती है। कौन? डायलाइजिंग मेम्ब्रेन। जो डायलाइजिंग ट्यूब है उसको इमर्स करते हैं हम एक सॉल्यूशन में जिसे डायलासेट कहते हैं, विच इज़ आइसोटोनिक टू द ब्लड प्लाज्मा। यानी कि आइसोटोनिक मीडियम आपने पढ़ा है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन सेम होती है एज जो दूसरा वाला मीडियम है उसमें। तो हम डायलाइजिंग ट्यूब को इमर्स करते हैं एक सॉल्यूशन में जिसे डायलासेट कहते हैं, जो आइसोटोनिक होता है ब्लड प्लाज्मा के लिए, लेकिन उसमें नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं होते। सो जो वेस्ट हैं जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन या एक्सेस ऑफ जो भी आयंस ज़्यादा एक्सेस में हैं, वो सारे डिफ्यूज़ हो जाते हैं इस डायलाइजिंग मेम्ब्रेन के थ्रू डायलाइजिंग सॉल्यूशन में। क्या किया हमने, उस मशीन को डाला एक डायलाइजिंग सॉल्यूशन में जहाँ से आपका ब्लड जा रहा है, और उस सॉल्यूशन में क्या है, कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। लेकिन जैसे आप उस सॉल्यूशन में ब्लड वहाँ से पास करेगा तो ब्लड की जो भी एक्सेसिव चीज़ें हैं और ये सारे वेस्ट हैं वो सारे के सारे डिफ्यूज़ हो जाएंगे उस सॉल्यूशन में। नाउ ब्लड फ्रॉम डायलाइजिंग मशीन इज़ रिटर्न टू द बॉडी। अब सारे वेस्ट प्रोडक्ट तो निकल गए, उस सॉल्यूशन में चले गए, अब तो वापस हमें ब्लड को कहाँ भेजना है, बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर कहाँ से जाएगी, थ्रू वेन्स। तो जैसे आर्टरी से निकाला और वेन के थ्रू हम वापस जो है उसको बॉडी में भेजेंगे, लेकिन क्योंकि हमने कूल किया था 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो अब इसे वार्म करते हैं अंदर भेजने से पहले। कितना टेम्परेचर पे, जो हमारा नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है उस पर ला के उतना वार्म करके, और उसमें मिक्स कर देते हैं एंटी हेपेरिन, ठीक है, सो दैट कि इजीली वो फ्लो करता हुआ आपके बॉडी में वेन्स के थ्रू चला जाए। अब देखिए जो मेन डिफरेंस है हीमोडायलिसिस में और एक नॉर्मल किडनी में, वो फ़र्क क्या है। जो आपका हीमोडायलिसिस है उसमें कोई भी रीएब्जॉर्प्शन नहीं होती, जो कि किडनीज़ में होती है, ठीक है। तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस। दैट्स वाई हीमोडायलिसिस जब आपको बहुत अर्जेंसी है तभी हम करते हैं, वो ऑलमोस्ट आपका ब्लड तो प्यूरिफाई कर देती है, लेकिन ऑब्वियसली बिल्कुल नॉर्मल किडनी की तरह तो वर्क नहीं करती है ना। तो मेन फ़र्क क्या है,
इसमें रीएब्जॉर्प्शन नहीं होती। अब इसी हीमोडायलिसिस को हम थोड़ा सा डायग्राम से समझ लेते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पे डायग्राम से देखते हैं। ये देखिए, यहाँ से आर्टरी से सारा ब्लड निकालते हैं, ठीक है। दिस इज़ लाइन आर्टरी टू वेन पंप। यहाँ से आर्टरी से ब्लड निकालते हैं, कूल करते हैं, कूल करने के बाद उसे, ये है आपका पूरा डायलिसिंग मशीन जिसे हम कहते हैं। दिस इज़ योर डायलिसिंग सिलोफेन मेम्ब्रेन होती है बेसिकली ना। मेम्ब्रेन का काम क्या होता है भाई, जो परमेबल होती है, कुछ चीज़ों को अंदर आने देती है, कुछ को नहीं। तो दिस इज़ बेसिकली योर मेम्ब्रेन या डायलिसिंग मशीन। अब देखिए, इसको डिप करते हैं एक सॉल्यूशन में। उस सॉल्यूशन में ब्लड में से जो भी अननेसेसरी चीज़ें हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, यूरिया वगैरह, वो सारा उसमें डिफ्यूज़ हो जाता है सॉल्यूशन में। उस सॉल्यूशन को हम यहाँ से, देखिए, यहाँ से फ्रेश सॉल्यूशन डालते रहते हैं, उसमें सारे के सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स मिलेंगे और सारे के सारे फिर हम उसको, जो आपका सॉल्यूशन है जिसमें कि यूज्ड डायलिसिंग सॉल्यूशन विद यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट है ना, जो यूज़ कर चुके हैं, ये फ्रेश वाला है, ये यूज्ड है। तो जो भी यहाँ से वेस्ट उसमें मिल जाएंगे तो उसे हमें बॉडी से बाहर निकालना है, तो उसको यहाँ से निकाल लेते हैं, रिमूव कर देते हैं, और फ्रेश वाला यहाँ से एंटर करता रहता है। तो यहाँ से सारा वो ब्लड जो है मूव करता है, सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट डिफ्यूज़ करते हैं सॉल्यूशन में, यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, और वापस जो आपका प्यूरिफाइड ब्लड है उसको बॉडी टेम्परेचर पे लेके आते हैं, और उसके बाद वेन्स के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर करवा देते हैं। तो इस तरह से आपका ये आर्टिफिशियल जो किडनी है या फिर डायलिसिंग मशीन या हीमोडायलिसिस इस तरह से कैरी ऑन होती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये आपका फिनिश हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे।